वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी के ऊपर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करता हूं, पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है एनडीए 1 2023 के लिए। तो आज का जो आपका वीडियो है, इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम एक तो पार्ट्स कवर करेंगे। पार्ट्स का आपके 25 पार्ट्स हैं भाई, तो इनको मोटा मोटा स्टडी करेंगे कि बेसिकली पार्ट में डिवाइड क्या किया गया है। सभी पार्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही हम फोकस करके चलेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट के बीच के अंदर क्या एक रोल है, क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स में, हालांकि इंक्लूड होता है, वो आता है टाइप्स ऑफ राइट्स। तो शुरू करते हैं भाई। तो अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये बात समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपका क्या आता है भाई, प्रीएम्बल आ जाता है ना। ये जो प्रीएम्बल है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कवर्ड है। एंड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, हम सब जानते हैं, जिसमें गाइडिंग पर्पस और प्रिंसिपल बताए हुए हैं डॉक्यूमेंट के। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर आते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो यानी जो आर्टिकल्स हैं, यानी जो हम आर्टिकल स्टडी करते हैं, अभी आर्टिकल नंबर 14 है जो आपका राइट टू इक्वालिटी बताता है, आर्टिकल नंबर 19 है जिसमें फ्रीडम आता है, वो सारे के सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी पहले पार्ट आएंगे और पार्ट के अंदर नीचे सब सेक्शन में आपके आर्टिकल्स होते हैं। तो पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट 1 जिसमें यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 आपकी आती है सिटीजनशिप। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनियन स्टेट्स, यानी थर्ड, फोर्थ ए, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सभी पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इन सबको कवर करके चलेंगे। उसके बाद आपकी 7th के अंदर आता है स्टेट्स इन द पार्ट बी और ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये इसमें रिपीट किया गया है। उसके बाद पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आती है। फिर आता है पार्ट 9 आपका, जिनको बोला जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं भाई, ठीक है, ये आपके आती हैं पार्ट 9 के अंदर। ये दो होती हैं आपकी, हम सब जानते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9A है, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, एक और फॉर्म आ गई लोकल गवर्नमेंट की। और 9B में आती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, जो कि अभी तक इफेक्टिव नहीं हो पाई है। फिर शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज आ गए, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स आ गया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स आ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया, सर्विस अंडर द यूनियन, ट्रिब्यूनल्स आ गया आपका, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट एक आपका इलेक्शंस का आता है, ठीक है, 18th पार्ट। फिर आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, लैंग्वेजेस का दिया गया है। फिर आती है दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो कितने हैं, ठीक है। फिर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आ गए। और पार्ट 25 में शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड डिटेल्स। तो टोटल आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं, और 25 पार्ट्स में वही पार्ट्स हम पढ़ेंगे, और उसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस के अंदर चीजें डिवाइडेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर मैं बात करता हूं, एक आपकी आती है लेजिस्लेटिव, एक आपका आता है जुडिशरी, और एक आपका आता है एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि जो लोग लॉज को बनाते हैं, जो लॉ को बनाता है। तो लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, हम सब जानते हैं भाई। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक आपका आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दोनों हाउसेस, यानी हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, और राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। और लोकसभा को हम कभी कभी भाई लोअर हाउस भी बोल देते हैं, ठीक है, लोअर हाउस। और राज्यसभा को हम बोल देते हैं भाई अपर हाउस, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव के बाद आपका आता है एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। जुडिशरी तो हालांकि टोटली एक अलग चीज हो जाती है। और जुडिशरी की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास 33+1, यानी एक होता है आपका सीजीआई, ठीक है। और सीजीआई की अगर मैं बात करता हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फिलहाल 50th सीजीआई आपका है, ठीक है। 50th सीजीआई आपके क्या है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ये बात ध्यान में रखना। फिलहाल 50th सीजीआई हो चुके हैं, DY चंद्रचूड़ आपकी 50th सीजीआई है, ठीक है। फिर आपके एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आता है, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कंट्री के अंदर किए जाते हैं वो सभी के सभी प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट आ गया, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, एजेंसीज, ये सभी के सभी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब
अगर मैं बात करता हूं पार्ट की, तो हम पार्ट स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम आर्टिकल नंबर 1 से 4 स्टडी करेंगे। और पार्ट आपका 1 है भाई, ये आपका यूनियन अपनी टेरिटरी के बारे में बताया गया, इंडिया के बारे में। और आर्टिकल 1 में आपका आता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 बताता है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। एंड आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री, नेम एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो सभी के सभी पार्लियामेंट के पास पावर होती है वही करने की, हम सब जानते हैं। और फोर्थ बताता है भी कोई आर्टिकल के अंदर 2 के अंदर चेंज है तो थर्ड के अंदर वो चीज देखी जा सकती है आर्टिकल 1 के अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल एनी चेंज इन आर्टिकल 2 एंड 3 कैन बी सीन इन आर्टिकल 1, यानी भाई कोई नई स्टेट्स बनी है तो वो सारी की सारी चीजें आपकी आर्टिकल 1 में आ जाएगी। कई बार आर्टिकल 4 के नाम पर कई चीजें बनाई जाती हैं कि जी इसको किसी और हिसाब से स्टडी, तो वो भी ठीक है यार, हर बंदे का अपना सोचने का नजरिया है। हालांकि मैं इस चीज को इस पॉइंट पे सोचता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपकी आती है 1953 का या 54 का फजल अली आयोग, ठीक है। और इस फजल अली आयोग को बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज ये आयोग बनाया गया था कि लैंग्वेज के आधार के ऊपर जितनी भी स्टेट्स इंडिया के अंदर क्रिएट हो रही है, ठीक है, उन सबको हिसाब से क्रिएट किया जाए ताकि आने वाले टाइम में हमारे फेडरलिज्म को या हमारी डाइवर्सिटी को खतरा ना हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो सबसे पहली स्टेट क्रिएट की गई थी वो थी आपकी आंध्र प्रदेश। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करी और उस टाइम पर 16 स्टेट्स और 3 यूटीज थे। और 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का, जब ये 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे, इसको बोला गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट, ठीक है, जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लक्षद्वीप जिसको मिनिकॉय भी बोला था, ये सारी की सारी आपकी यूटीज बनी थी, ठीक है। उसके बाद 1960 में गुजरात, 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा, हम सब जानते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश 71 में, 72 में त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 74 में सिक्किम जो कि 35th अमेंडमेंट एक्ट था 1974 का, 84 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना आपका तेलंगाना। तो ये सभी स्टेट्स को हमने डिवाइड किया था भाई, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था अच्छे ढंग से, और इनमें सभी की तरीके से भाई जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो सब अलग अलग हो गए थे। और हम सब जानते हैं भाई हिंदुस्तान में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको 21 कर देता हूं, ठीक है, तो 21 प्लस 1 आपकी आती है हिंदी, ठीक है ना। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदुस्तान में बोली जाती है। अब इसके बाद आता है अभी पार्ट टू में आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है भाई, बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने स्टडी किए हुए इसमें लिखे हुए हैं। और पार्ट 2 का मेन है सिटीजनशिप के हिसाब से, ठीक है, सिटीजनशिप को बताता है वो पार्ट 2 है, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 बताता है आपका सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया के अंदर हम सब जानते हैं भाई सिंगल सिटीजनशिप है, यानी अगर आपके पास इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको अलग अलग स्टेट्स की अलग से सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है, जैसे और कई कंट्रीज में होती है, ठीक है। फिर राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से जो इंडिया में है उनका पास भी राइट्स हैं सिटीजनशिप के लिए, लेकिन उनकी अलग अलग चीजें हैं भाई, ठीक है ना। एक एनआरसी आया था, ठीक है, उसके बाद आपका आया था अभी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीए आया था, तो उनमें काफी चीजें थी जिनमें बताया गया था कि जो आसपास की हमारी कंट्रीज हैं उनसे जो लोग हमारे इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो किस हिसाब से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ये पार्लियामेंट के पास राइट है जो सिटीजनशिप को बाय लॉ रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पार्ट 1 और पार्ट 2। अब आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका आता है पार्ट 3, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स बताए गए। और फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करता हूं तो ये हमने अमेरिका से लिए थे, ठीक है ना। सो इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जो कि अब फिलहाल 6 हो चुके हैं भाई। राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो एक उसको फिलहाल लीगल राइट बना दिया है, ठीक है ना, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा राइट था जिसके वॉयलेट होने के ऊपर, यानी अगर सरकार आपसे कोई भी आपकी जमीन लेती है तो लोग उसको राइट का फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन लेके कोर्ट में जाते थे। बिकॉज हम सब जानते हैं भाई, नहीं भी जानते तो भी मैं बताता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके जस्टिसेबल राइट्स होते हैं, यानी अगर इनकी वॉल्यूशन होती है तो कोर्ट को आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 था भाई, जिसके अंदर इसको रिमूव करके इसको लीगल राइट बना दिया था अंडर द आर्टिकल 300A, ठीक है। और इसको पार्ट 12 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था, ठीक है। अब आपके जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिकली 6 है भाई। पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर यार याद कर लेना, हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ोगे, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं, क्योंकि कई बार आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जब हम PYQs पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 है भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ।
15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16वां आर्टिकल है जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। 17th में है अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन और 18th में है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मींस जो राजा महाराजाओं के टाइटल हुआ करते थे भाई बहुत पुराने टाइम में, उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट पहला है, राइट टू इक्वालिटी। अगला आता है आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में, और आर्टिकल नंबर 19 के बीच में जो 19 है उसके अंदर ये फंडामेंटल आपके राइट्स आते हैं, एक ऑमिट हो चुका है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं भाई फ्रीडम के अंदर। हम किन किन चीजों के लिए फ्री हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड फाइनली फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इतनी आजादी हमें मिली हुई भाई। ठीक है, इन चीजों को हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अपनी आजादी को सही तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 20 और 21। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज भैया यही फंडामेंटल राइट वो हैं जो आपसे कभी भी छीने नहीं जा सकते, ड्यूरिंग इमरजेंसी भी नहीं। ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये 2 फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, याद रखना 20 और 21। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी के दौरान भी ये राइट्स आपसे लिए नहीं जाएंगे। और 22 आर्टिकल बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो पहला राइट टू इक्वालिटी, अगला राइट टू फ्रीडम। फिर आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भैया आप एक्सप्लॉयट नहीं हो सकते, ये भी आपका राइट है 23 और 24 में। यानी ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर ये प्रोहिबिटेड है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, 14 साल की एज से नीचे जितने बच्चे हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते भाई। ये तुमने देखा होगा ना फैक्ट्रीज में, माइंस में या ढाबों पे छोटू वगैरह होते हैं, तो ये इलीगल है, तुम भी आवाज उठा सकते हो, लेकिन पहले पूछ लेना, ये ना हो भाई उनके घर वालों को उसको विलिंगली भेजाओ। ठीक है, कई चीजें होती है बट स्टिल दे आर प्रोहिबिटेड। फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपका आता है भाई कौन सा, चौथा फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल नंबर 25, 26, 23 और 28। आर्टिकल 25 बताता है भाई फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो इन सभी मामलों में भैया फ्री हो तुम, तुम्हारे ऊपर कोई धक्का नहीं है, किसी टाइप का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को मानो भाई, या इस पर्टिकुलर झांकियों के अंदर जाओ, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए तुम डोनेशन दो। ठीक है, और किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को तुम फॉलो करो, आप फ्री हो, आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। बचपन में हिंदू हुए, हो सकता है बाद में किसी का मन बदल जाए भी क्रिश्चियन बनने का है, या किसी का सिखिज्म में हो जाए, तो ऐसा आप फ्री हो भाई। ऐसा कोई हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको दबाव नहीं देता कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बंधे रहो, ना भी मानो भाई, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, बाकी फिर आता है आपका कल्चरल एजुकेशन राइट्स, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है। उसके बाद है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल नंबर 32, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, और इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल की वजह से ही, या इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कह सकता हूं कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने इसको वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या रीजन है भाई कि 32वें आर्टिकल को भाई प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला गया? चलो आगे स्टडी करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है भाई, 124 आर्टिकल में ये चीज गिवन है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स इशू करते हैं, यानी कमांड इशू करते हैं, किसके लिए? अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होते हैं। ठीक है, और 226 एम्पावर हाई कोर्ट को करता है, 214 आर्टिकल है भाई, टू इशू रिट्स ओनली इन इट्स टेरिटरी, क्योंकि हाई कोर्ट्स की टेरिटरी होती है भाई, हम सब जानते हैं हाई कोर्ट्स तो स्टेट होते हैं। और 1950 से पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पावर थी रिश्यूट करने, उसके बाद भाई सभी हाई कोर्ट्स को हो चुकी है। ठीक है, अब रिट्स कितने टाइप की होती हैं भाई? रिट्स की अगर मैं बात करता हूं, टोटल 5 टाइप की रिट्स हैं जो इशू की जाती हैं। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी होनी चाहिए भाई। मैंडेमस, वी कमांड, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, सर्चुरी, टू बी इन्फॉर्म्ड एंड क्यू वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये 5 तरीके की रिट्स हैं भाई। इसमें सबसे जो हटके रिट आती है, बाकी तो लगभग सेम सी हैं, यानी गवर्नमेंट इशू, लेकिन ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इंडिविजुअल्स को इशू की जा सकती है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं भाई इसको क्या होता है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, कैन बी फाइल्ड बाय फैमिली और फ्रेंड्स, कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटीज। हम सब जानते हैं भाई, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज क्या होती हैं? पब्लिक सरकारी, प्राइवेट भाई सारे के सारे जो लोग सरकारी नहीं सब प्राइवेट ही, ठीक है। और जहां नहीं इशू की जा सकती वो है लॉफुल डिटेंशन, यानी अगर भाई आपका जुर्म साबित हो चुका हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो,
डिटेंशन किया हो किसी कोर्ट ने या कोर्ट का जुरिडिक्शन से बाहर हो। तो हैबियस कॉर्पस को सिंपल ध्यान में रखना भाई, फैमिली और फ्रेंड्स, अगर आपको पकड़ लिया जाए और आपका फंडामेंटल राइट वॉल्यूट हुआ हो तो उस केस में फैमिली और फ्रेंड्स भी इस रिट को यानी कोर्ट में जाके इस रिट को फाइल करवा सकते हैं और पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू की जा सकती है। फिर आता है मैंडेमस भाई, ये कोर्ट्स इशू करता है अभी पब्लिक ऑफिशियल्स को। क्यों भाई, क्यों आप अपनी ड्यूटी है वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने सीबीआई का केस ले लिया भाई, सीबीआई और अदर का केस, कई मामलों में सीबीआई जांच करती है, मंत्रियों के केसेस ऐसे होते हैं या कोई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहां पर लगता है कि सीबीआई ने अपना काम ढंग से नहीं किया, तो वहां पर कोर्ट एक रिट इशू करता है जिसको बोला जाता है मैंडेमस, और कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, इंफीरियर कोर्ट, नॉट फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर। ठीक है, और ये इन सबको कांट बी इशूड, ये स्पेशली मेंशन है भाई कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये इशू नहीं की जाती, सिर्फ पब्लिक को की जाती है। फिर आता है क्यो वारंटो, ये इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग कोई क्लेम बचे हुए हैं, जैसे कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का हो जाता है, आपकी गाड़ियों का हो जाता है, इस टाइप के कई क्लेम्स होते हैं जो सही तरह नहीं मिल पा रहे, तो उसके रिगार्डिंग ये रिट इशू की जाती है। एंड कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, ये भी पब्लिक ऑफिस के लिए। ठीक है, फिर आता है प्रोहिबिशन इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल बाय फॉरवर्डिंग टू इट एक्ट्स आउटसाइड इट्स ज्यूरिडिक्शन, और इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर का लगभग आपने केसेस सुने भी होंगे भी, कई बार जमीन का कोई केस ऐसा होता है या मकान का केस ऐसा होता है या कोई वैकेंसी का केस ऐसा हो जाता है जहां पर कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देता है, तो वो जो स्टे ऑर्डर देता है वो इस प्रोहिबिशन रिट के हिसाब से ही दिया जाता है, और ये भी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं दी सकती है भाई, ये सिर्फ सारी पब्लिक की होती है। और लास्ट आती है सर्चुरी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, ट्रांसफर द केस और स्क्वैश द ऑर्डर, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, और 1991 से इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो भैया ये 5 टाइप की आपकी रिट्स थी जो हमने स्टडी करी है, और ये सारी की सारी आपकी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आती है, जो होती है आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, हम देखेंगे भी। फिर आपका आर्टिकल 33 आता है भाई, जो आर्म फोर्सेस फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अंदर ये बताते हैं भी आर्म फोर्सेस के पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस के कोई भी फंडामेंटल राइट्स इनके पास नहीं होते, स्पेशली नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो कम्युनिकेशन विद प्रेस, नो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड नो अटेंडिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। और 34 में मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है भाई, जहां पर फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है भाई, जम्मू कश्मीर में कई बार हालात ऐसे हो जाते थे जहां पर मार्शल लॉ लगाना पड़ता था लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर रन कौन करता है, आर्मी करती है। ठीक है, ऑर्डर लॉ सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और हैबियस कॉर्पस को ये रिजल्ट मतलब इसके दौरान हैबियस कॉर्पस आपका फंक्शन करता है। ठीक है, इट डज नॉट रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब सिटीजन्स और फॉरेनर्स ये दोनों कौन से फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं भाई, आर्टिकल नंबर 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 28, और भाई काफी सारे आर्टिकल्स हैं, और 21A की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर सिटीजन की बात करता हूं तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी यानी हम लोग एंजॉय करते हैं भाई, अगर एज कंपेयर टू फॉरेनर्स। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है भाई, आरटी एक्ट आया था 2005 का, आर्टिकल 19 6 फ्रीडम करता है, 21 मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल है, 21 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, और 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया था पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफी हो चुका है भाई। अगला जो आपका क्लास रहेगी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे आपका पार्ट 4 और 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज और जो डीपीएसपीज हैं उनको बताया गया। इनका डिफरेंस देखेंगे कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं और डीपीएसपीज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई, इसको प्रमोट करो ताकि और बच्चों को भी ये चीजें इजिली मिल पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।